क्या यह संभव हो सकता है कि वे बैंगनी दानव आंखें साधना नहीं कर सकते क्योंकि उनका वंश स्तर बहुत कम है, और दीपक जो सेलेस्टियल फॉक्स विजन के उच्च स्तर के साथ है, यह कर सकता है? यह एक समझने योग्य स्थिति थी। यह एक नई संभावना थी और एक बहुत ही लाभकारी स्थिति भी। अगर बैंगनी दानव आंखें दीपक को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लगातार बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, और यह देखते हुए कि तेजस ने पुष्टि की है कि सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए सक्षम था, तो दीपक के लिए इस विधि का उपयोग करके सफलता प्राप्त करना वास्तव में संभव था। नाश्ते के बाद समूह वहीं रुक नहीं सका। विवेक और तेजस को पता था कि मेयर चुपके से उनका पीछा कर रहा था। वे फिर से जंगल में गहरे चले गए। मानचित्र के अनुसार पंख वाले बाघों के निवास स्थान तक पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 1 दिन की यात्रा करनी थी। रास्ते में जब भी उनका सामना अकेले राक्षसी जानवरों से होता था, तो विवेक ने उन्हें उनसे भिड़ने से नहीं रोका। अब राक्षसी जानवर अभ्यास के लिए सबसे अच्छे लक्ष्य थे। चांदनी भी अब सिर्फ निगरानी नहीं कर रही थी, उसने अपने नए नए अभ्यास किए हुए और कुछ हद तक अनाड़ी गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश का इस्तेमाल किया और हमले में सभी के साथ समन्वय स्थापित किया। शुरुआत में 5वें क्रम के राक्षसी जानवरों का सामना करना थोड़ा डरावना था, लेकिन तेजस और विवेक के साथ कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इसके अलावा गौरवलाल की क्रोनो क्रोक ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषता ऐसी थी कि इसमें गलती की गुंजाइश काफी थी। जब भी डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर असफल होता, वह प्रतिद्वंद्वी को कुछ देर के लिए स्थिर कर सकता था और फिर से शुरुआत कर सकता था। आज उनकी सफलता पिछले दिन से भी अधिक थी। उन्होंने 7 या 8 राक्षसी जानवरों को मारने में सफलता प्राप्त की। इनमें से एक 5वें क्रम के शिखर पर था, जो फिशर छिपकलियों के बराबर था। उनके चेहरों पर केवल मुस्कान ही थी। इस यात्रा से न सिर्फ उनकी ताकत और युद्ध का अनुभव बढ़ा, बल्कि उन्होंने कई राक्षसी जानवर भी मिले। यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। छोटे तेजस, भविष्य के मिशनों के लिए मुझे अवश्य बुलाना। अपने अच्छे मूड में गौरवलाल बहुत सक्रिय हो गए। डिस्टॉर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर तकनीक में महारत हासिल करने के बाद जुबिन को हराने के विचार ने उसकी आत्मा को किसी और चीज से ज्यादा उज्जवल कर दिया। तेजस मुस्कुराया। जरूर, ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण वास्तव में हर किसी की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम नियमित रूप से प्रशिक्षण लें, साधना करें और फिर दोबारा प्रशिक्षण लें, तो हम जल्दी ही बेहतर बनेंगे। विवेक ने उन्हें सावधान किया, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। काली पर्वत श्रृंखला बेहद खतरनाक है। अकादमी के रिकॉर्ड के अनुसार विंग टाइगर्स के निवास स्थान तक जाने वाला यह मार्ग अपेक्षाकृत सुरक्षित है। इस क्षेत्र में कीमती जड़ी बूटियां और अन्य प्राकृतिक खजाने नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है। अगर हम दूसरी दिशा में जाते, तो हमें और भी ज्यादा शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ता। हमने कुछ जीत हासिल की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी चौकसी कम कर सकते हैं। साथ ही हम विंग टाइगर्स के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इस बिंदु से खतरा बढ़ जाएगा। सभी लोग कृपया सतर्क रहें। हाँ, बाकी लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। वे जानते थे कि वे विंग टाइगर्स के निवास स्थान की सीमा के निकट पहुंच चुके थे। विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, चलो आज सुबह जल्दी उठकर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। कल जब हम तरोताजा हो जाएंगे, तब हम विंग टाइगर्स के इलाके में प्रवेश करेंगे। गौरवलाल, तेजस और मैं आज रात बारी बारी से निगरानी करेंगे। अभी अपनी नई क्षमताओं पर काम मत करो, बस शीर्ष स्थिति में रहो। हाँ, सभी ने फिर सहमति जताई। उस सुबह जब वे निकले, विवेक ने अपने मिशन का लक्ष्य भी साझा किया और बाकी तीनों को भी बताया। अप्रत्याशित रूप से गौरवलाल, चांदनी और दीपक ने 7वें क्रम के विंग टाइगर का सामना करने की संभावना पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चांदनी ने हवा में विंग टाइगर को रोकने के लिए रणनीति भी सुझाई। उस समय विवेक को एहसास हुआ कि उसके युवा साथी छात्र अपनी पिछली प्रगति के कारण अति आत्मविश्वासी हो रहे थे। उन्होंने जल्दी ही 5वें क्रम के राक्षसी जानवरों पर विजय प्राप्त कर ली थी। विवेक 6ठे क्रम पर था और तेजस, जो अभी साधना में नहीं था, ताकत में उसकी बराबरी कर रहा था। उनकी टीम का सामूहिक प्रयास उन्हें 7वें क्रम के राक्षसी जानवर के खिलाफ भी आत्मविश्वास से भर दिया था। बाकी तीनों की मानसिकता भी इसी तरह की थी। विवेक चिंतित था,
लेकिन जब उसने तेजस की ओर देखा तो पाया कि तेजस में भी कोई विशेष भावनाएं नहीं थीं। विवेक को लगा कि मेयर चुपके से उनका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने भी खुद को शांत किया। तेजस का दृष्टिकोण वास्तव में सरल था। वास्तविकता का सामना तब तक नहीं होता जब तक वह आपके सामने आकर खड़ी न हो। इन युवाओं को एक अच्छे झटके की जरूरत थी। एक जोरदार झटका उनके सुधार के लिए अधिक लाभकारी हो सकता था। उसे अब उन्हें चेतावनी देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब खतरा आएगा तो वास्तविकता उन्हें कठोर सबक सिखाएगी। पिछले अनुभवों के आधार पर तेजस जानता था कि ऐसी परिस्थितियां उसकी क्षमता को सबसे अच्छे तरीके से उत्तेजित करती हैं। वास्तव में न केवल उसके साथी बल्कि उसे भी इस उत्प्रेरक की आवश्यकता थी। उन्होंने एक ऊंची जगह पर आराम करने का स्थान चुना, कुछ साधारण भोजन किया और फिर सभी लोग जल्दी सो गए। विवेक ने पहला पहरा दिया जबकि बाकी 4 पेड़ों पर आराम कर रहे थे। धीरे धीरे आसमान पूरी तरह से काला हो गया। हालांकि वे एक पहाड़ी पर थे, लेकिन ऊंचे पेड़ों ने सितारों और चांद की रोशनी को अस्पष्ट कर दिया था, जिससे वातावरण काफी धुंधला हो गया था। समय बीतने के साथ पेड़ों पर बैठे चारों लोग ध्यान में गहरे उतर गए थे। अचानक तेजस ने अपनी आंखें खोली और उनमें हल्की सी रोशनी चमक उठी। उसकी बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी धारणा को काफी बेहतर बना दिया था और उसे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। विवेक को अभी तक कुछ भी आभास नहीं हुआ था और वह वहीं बैठा आसपास की आवाजों पर ध्यान दे रहा था। तभी पहाड़ों में तेज हवा चलने लगी। ठंडी पहाड़ी हवाएं ठंडी लहरें लेकर आ रही थीं। विवेक कांप उठा और एकदम से हाई अलर्ट पर आ गया। उसकी नाक हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सूंघ रहा हो। अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर अपनी हथेली से बड़े पेड़ को थपकी दी। इस झटके से शाखाओं पर ध्यान दे रहे सभी लोग जाग गए। आ! दीपक चिल्लाया। वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा था और झटके के कारण लगभग पेड़ से गिर पड़ा। तेजस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और शाखा पर स्थिर कर दिया। डाल को कसकर पकड़ो, यहीं ऊपर रहो और नीचे मत आओ। तेजस ने सलाह दी और फिर नीचे कूदकर विवेक के पास चला गया। गौरवलाल ने भी तेजस के पीछे पीछे पेड़ से नीचे कूद गया। चांदनी नीचे नहीं उतरी, लेकिन तुरंत ही उसने अपना गोल्डन रॉक ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी भुजाएं सुनहरे पंखों में बदल गईं। उसकी तीखी निगाहें जमीन पर टिकी थीं। बड़े भाई, क्या हुआ? गौरवलाल ने विवेक से पूछा। विवेक ने उत्तर दिया, हवा में खून की गंध आ रही है। शायद कोई राक्षसी जानवर आ रहा है। उसने शायद हमारी गंध सूंघ ली है। ज्यादातर राक्षसी जानवरों की गंध की तीव्र भावना होती है और वे खून और अपरिचित गंधों को पहचानने में बेहद तेज होते हैं। उनके लिए इंसानों की गंध न केवल अज्ञात होती है बल्कि अत्यंत आकर्षक भी होती है। तेजस ने धीरे से कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल एक घूमती हुई हरी रोशनी ने उसे घेर लिया। गौरवलाल ने भी अपना क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय कर लिया था। उसका शरीर मोटे शल्कों से ढका हुआ था। उसकी लंबी पूंछ थोड़ी उठी हुई थी और उसकी दुम का हथौड़ा धीरे धीरे हिल रहा था। राक्षसी जानवर के संभावित आगमन को देखते हुए उसका मूड कुछ हद तक उत्साहित था। डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर का अभ्यास करने के 2 दिनों के बाद उसने इसके कुछ यांत्रिकी को समझ लिया था। उसके शुरुआती 3 वार स्थिर थे, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि प्रत्येक वार पिछले वार से अधिक शक्तिशाली था। वह किसी दुश्मन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि उसे अभ्यास का मौका मिल सके। हुश! हवा का एक और तेज झोंका आया। सच में पहाड़ी हवा में खून की हल्की गंध थी। विवेक की सूंघने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज थी।